हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं सोशल साइंस का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अब हम 11 से लेके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो इस पेपर में क्या है, 2018 में पैटर्न अलग था, जैसे अब होता है पेपर वैसा नहीं था। जो 11 और 12 क्वेश्चन होता था उसमें देखो इसमें लिखा भी है, देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी गिवन बिलो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 और 12 जो क्वेश्चन थे दो, इनके लिए ए बी सी 3 ग्रुप बना रखे हैं। सेलेक्ट एनी वन ग्रुप फॉर आंसरिंग दीज 2 क्वेश्चंस। अगर हमें कोई इन तीनों में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है और उसके अंदर जो दोनों क्वेश्चन है उन दोनों को आंसर करना है, कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से 11 और 12 जो क्वेश्चन थे ये कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। तो हम इन सबको सॉल्व करना है। तो पहले ग्रुप ए के क्वेश्चन है हमारे सामने, 11th क्वेश्चन है जो ये देखो, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ कमिंग रिंडर पेस्ट टू अफ्रीका। ये रिंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी थी जो जानवरों में फैलती थी, तो ये अफ्रीका में आई, उसका क्या असर हुआ हमें ये बताना है। तो पहले इसको हिंदी में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश में है। तो देखो क्या है, रिंडर पेस्ट इनके मवेशी प्लेग का तेज़ी से फैलने वाला रोग 1880 के अंत में अफ्रीका पहुंचा। 1880 में फैला था ये अफ्रीका में। लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका भयानक प्रभाव पड़ा। कैसे हुआ देखो, ये पूर्वी अफ्रीका में शुरू हुआ और जल्द ही महाद्वीप के अन्य भागों में फैल गया। 1892 में ये अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पहुंच गया और 5 वर्षों के भीतर ये कैप पर पहुंचा। कैप क्या है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर, वहां तक पहुंच गया ये 1892 तक। फिर उसका क्या प्रभाव हुआ, ये रिंडर पेस्ट ने 90% मवेशियों को मार डाला और अफ्रीकी आजीविका को नष्ट कर दिया। ज़्यादातर जो अफ्रीकी लोग थे वो मवेशियों से अपनी आजीविका चलाते थे, जानवरों को पाल के अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन वहाँ पे 90% जो मवेशी थे वो मर गए। इसने उस टाइम पे जो अफ्रीका था वो भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, जैसे कि भारत था। तो इसने औपनिवेशिक सरकार की शक्ति को मजबूत किया और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेल दिया, जो पहले भूमि और पशुधन की प्रचुरता के कारण अनिच्छुक थे। तो जो वहाँ पे ब्रिटिश लोग थे वो ये चाहते थे अफ्रीकी लोगों को वो अपने उसमें मजदूर बनाएं, अपने तरीके से उनसे काम कराएं। लेकिन पहले तो अफ्रीकी लोगों के पास ज़मीन थी, मवेशी थे, तो वो ये काम नहीं करते थे। लेकिन जब उनके मवेशी मर गए तो उनको उनके लिए मजदूरी करनी पड़ी, उनकी गुलामी करनी पड़ी। इस प्रकार यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अफ्रीका पर विजय प्राप्त की, उन्होंने अफ्रीका को जीता और उसको अपने अधीन कर लिया। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, रिंडर पेस्ट की, यही इसके प्रभाव बताने थे। अब इंग्लिश की बारी है। रिंडर पेस्ट, a fast spreading disease of cattle plague, arrived in Africa in the late 1880s। 1880s में ये जो कैटल प्लेग था, ये जिसको रिंडर पेस्ट बोलते थे, ये अफ्रीका में आया। It had a terrifying impact on people's livelihoods and the local economy। It started in East Africa and soon spread to the other parts of the continent। अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में फैला, स्टार्ट हुआ और जल्दी पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। In 1892 it reached Africa's Atlantic coast and within 5 years it reached the Cape। केप क्या है, अफ्रीका का सदर्न मोस्ट टिप है, वहाँ तक 5 ईयर्स के अंदर अंदर मतलब पूरे अफ्रीका में फैल चुका ये। इफेक्ट्स ऑफ रिंडर पेस्ट ऑन अफ्रीकन्स, क्या इसका असर हुआ। रिंडर पेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल एंड डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। 90% जो कैटल्स थे तो वो उनकी डेथ हो गई, वो किल हो गए। तो इस तरीके से जो अफ्रीकन लोगों की लाइवलीहुड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल। It strengthened colonial government's power and Africans were forced into the labor market, which earlier they were reluctant to do due to abundance of land and livestock। पहले अफ्रीकी लोगों के पास काफ़ी सारे तो वो थे, लाइव स्टॉक था, यानी कि उनके पास जानवर थे और लैंड थी। लेकिन जब उनके इतने सारे जानवर मर गए तो जो यूरोपियन वो थे वहाँ पे उनको कंट्रोल कर रखा था, यानी ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने उसको लेबर फोर्स में ज़बरदस्ती पुट किया। तो इस तरीके से यूरोपियन कॉलोनाइजर्स दस कंक्यूर्ड एंड सबड्यूड अफ्रीका। तो इस तरीके से उन्होंने अफ्रीका को कंक्यूर किया, जीत लिया और अपने उसको कंट्रोल में कर लिया। तो ये सब रिंडर पेस्ट की वजह से हुआ। ये रिंडर पेस्ट के इफेक्ट थे अफ्रीका पे। इस क्वेश्चन में यही पूछा था। इसके बाद देखो इसका ग्रुप ए का फर्स्ट तो 11th क्वेश्चन तो हो गया। 12th क्वेश्चन है इसके अंदर, ये फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा।
What was the effect on productivity of handloom workers due to introduction of fly shuttle? ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ये भद्दे हो रहे हैं, क्लियर नहीं है, तो मैं इसीलिए बोल के मतलब मैं सभी में बोल के बताती हूँ वैसे तो क्वेश्चन, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है ये। तो पहले हम हिंदी में देखते हैं कि जो वो है हैंडलूम वर्कर्स हैं, यानी जो कपड़ा बनाते थे उस टाइम पे, तो जब फ्लाई शटल एक मशीन थी उसके आने से क्या असर पड़ा, जो हैंडलूम वर्कर्स थे, हथकरघा कामगार थे, उन पर क्या फ़र्क पड़ा, ये असर पड़ा, ये बताना है। तो पहले हिंदी में तो देखो, फ्लाई शटल का आविष्कार 1733 में जॉन के द्वारा किया गया था। तो फ्लाई शटल है, सॉरी फ्लाइंग नहीं है, ठीक है। फ्लाई शटल का आविष्कार कब हुआ था? 1733 में हुआ था। नाम याद नहीं रखना किसने किया था, बस ये याद रखना है लिखने के लिए कि किस ईयर में हुआ था, 1733 में। वे एक नए प्रकार की शटल की तलाश कर रहे थे जो हाथ से बुनाई की अपेक्षाकृत धीमी गति को गति दे। हाथ से कपड़ों की बुनाई करना बहुत धीमी गति से होता था, तो वो चाहते थे कोई ऐसी मशीन हो जिससे तेज़ी से हो जाए। शटल की भूमिका करघे पर ताने के धागों के बीच बाने को डालना है, मतलब जो वो होता था हथकरघा, उसमें जो धागा डालते हैं, तो उन्होंने इस तरह से चाहा कि वो शटल ऐसे बनाए कि ये क्या है, जो धागे उसमें डाले जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी हो जाए काम। फ्लाई शटल की शुरुआत ने हथकरघा श्रमिकों को उनकी उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाया। उनकी उत्पादकता बढ़ी, मशीन से काम होगा तो जल्दी काम होगा और ज़्यादा काम होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। फ्लाई शटल ने श्रम की मांग को कम करने, तेज उत्पादन और कामगार की समग्र उत्पादकता में मदद की। जब मशीन आ गई है फ्लाई शटल नाम की, तो श्रम यानी कि जो मजदूरों की मांग है वो कम हो गई, उत्पादन तेजी से हुआ और ओवरऑल यानी कि जो पूरी जो कामगार थे उनकी उत्पादकता है वो बढ़ी। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान बुनाई के औद्योगिकीकरण में फ्लाइंग शटल प्रमुख विकासों में से एक था। जब औद्योगिकीकरण हुआ यानी नई नई मशीनों के आविष्कार होने लगे, तो फ्लाई शटल भी उनमें से एक था। इससे अकेले बुनकर अधिक व्यापक कपड़े बुन सकते थे, मतलब अकेले भी जो सिंगल बुनकर होते थे, कपड़ा बुनने वाले, वो ज़्यादा कपड़ा बुन सकते थे। तो ये फ्लाई शटल के आने के प्रभाव थे। इंग्लिश में देखते हैं हम। द फ्लाई शटल वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के इन 1733। 1733 में जॉन के नाम के पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था। He was seeking for a new kind of shuttle that would speed up the relatively slow pace of hand weaving. वो चाहते थे कि जो हैंड वीविंग की, हाथ से बुनने की जो स्लो स्पीड है उसको एक पेस मिले। The role of the shuttle is to insert the weft between the warp threads on the loom. ये सब याद रखने की नीड नहीं है कि शटल का काम क्या था, पर उसका इफेक्ट क्या हुआ वो याद रखना है। जैसे कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल इनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। फ्लाई शटल हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ लेबर, फास्टर प्रोडक्शन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। लेबर की डिमांड कम हुई, प्रोडक्शन फास्ट हुआ और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर हुई। द फ्लाई शटल वॉज वन ऑफ द की डेवलपमेंट्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वीविंग ड्यूरिंग द अर्ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये एक बहुत जो मेन इन्वेंशन था। It allowed a single weaver to weave much wider fabric and it could be mechanized, allowing for automatic machine looms. तो वहाँ उस टाइम पे मशीन लूम्स आ गए थे और जो एक सिंगल वीवर था जो कपड़े बुनने वाला था वो ज़्यादा कपड़ा बुन सकता था अकेला भी। अब जो ग्रुप बी है उसके अंदर भी 11th और 12th क्वेश्चन है, तो ग्रुप बी के क्वेश्चन करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो 11th क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के लाभ संक्षेप में लिखिए। राइट इन शॉर्ट द मेरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ तो उससे क्या क्या असर पड़ा, उसके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज है वो बताना है। तो देखते हैं। देखो, औद्योगिकीकरण ने चारों ओर बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए। बड़े पैमाने पर कारखाने खुल गए और मशीन से बने उत्पादों की बाजार में बाढ़ आ गई। बहुत ज़्यादा जब मशीनें बनी, मशीनों से सामान बनने लगा। चूँकि मशीन से बने उत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध थे, इसलिए गरीब लोग भी उन्हें खरीदने लगे। क्योंकि मशीन से बनाने में टाइम कम लगता है, लेबर की डिमांड कम होती है, तो सामान सस्ता पड़ता था, फिर गरीब लोग भी उनको खरीदने लगे। औद्योगिकीकरण ने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद की। कारखानों ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। कारखाने जब खुले तो फिर उनमें वर्कर्स भी चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों को उससे जॉब मिली।
आविष्कारों की एक श्रृंखला हुई, यानी कि बहुत सारे आविष्कार होने लगे, नई नई मशीनें बनने लगी, जिसने लोगों के जीवन को आसान और आरामदायक बना दिया। जैसे अब इतनी सारी मशीन होती है कि भाई आपके पास कपड़े धुलने के लिए मशीन है और हर एक काम के लिए मशीन होती है, तो मशीनों से लोगों का जीवन आसान हुआ। उन्हें अब कला और संस्कृति के प्रचार के लिए उपयोग करने का समय मिल गया, मतलब लोग अपना जो टाइम था दूसरे कामों में लगा सकते थे। परिवहन और संचार के साधनों के विकास के कारण व्यापार फला फूला। जब परिवहन यानी कि जैसे कि भी रेल है, बस है, ये सब है, परिवहन और संचार के साधनों के विकास के कारण व्यापार फला फूला, लोगों का जो बिजनेस था वो अच्छा चलने लगा, दुनिया के देश करीब आ गए, कहीं भी आना जाना आसान हो गया, जीवन तेज़ हो गया है, लोगों की लाइफ में बहुत अब जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि औद्योगिकीकरण को जाता है। ये सब औद्योगिकीकरण की वजह से हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैसिव चेंजेस ऑल अराउंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारे चेंजेस आए। फैक्ट्रीज केम अप ऑन अ लार्ज स्केल एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्लडेड द मार्केट्स। सिंस मशीन मेड प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट, इवन पुअर पीपल बिगेन टू परचेज देम। फैक्ट्रीज आ गई, मशीनों से सामान बनने लगा, और मशीनों से जो सामान बनता था उसकी कीमत कम होती थी, इसलिए जो पुअर लोग थे वो भी उसको परचेज करने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो हेल्प इन राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी अच्छा हुआ। Factories employed a large number of people. As a result, the problem of unemployment disappeared to a great extent. काफ़ी हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई, क्योंकि फैक्ट्रीज में लोगों को जॉब मिलती थी। There occurred a series of inventions that made people's life easy and comfortable. तो जब इतने सारे इन्वेंशन हुए, इतनी हर एक चीज़ की मशीन होती है, ट्रांसपोर्ट आसान है, तो लोगों की लाइफ ईजी होगी और कंफर्टेबल होगी। दे नाउ गॉट टाइम टू यूटिलाइज इट फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब लोग इस टाइम को, यानी कि जो मशीनों से जब काम करते हैं, सब काम मशीनों से होते हैं, तो जो टाइम बचता है लोग उसको आर्ट और कल्चर में अपना टाइम दे सकते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ट्रेड फ्लोरिश्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं वो बढ़े, तो लोगों का जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो फलने फूलने लगा। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कम क्लोजर। जब आना जाना आसान हो गया, तो जो कंट्री है वो सब एक दूसरे के करीब आई, यानी कि दूरी कम हो गई उनके बीच की। लाइफ हैज़ बिकम फास्ट। लाइफ काफ़ी तेज़ी से तेज़ हो गई, काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं सारे, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, किसी को कॉल करनी हो या कहीं पे जाना हो एकदम कर सकते हैं। द क्रेडिट गोज़ टू नन बट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका क्रेडिट किसी और को नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन को जाता है। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है। अब जो ये ग्रुप बी है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए। व्हाट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट केम अप इन 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। अब ये बताना है हमें कि 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में क्या क्या मनोरंजन के साधन थे, एंटरटेनमेंट लोगों का कैसे होता था। तो देखते हैं, देखो इसको। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मनोरंजन के कई रूप सामने आए। उच्च वर्गों के लिए, यानी कि जो अमीर लोग होते थे उनके लिए एक वार्षिक लंदन सीजन, एक मतलब प्रोग्राम का नाम था लंदन सीजन, जिसमें ओपेरा, थिएटर और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम शामिल थे। ये अवकाश के स्रोतों में से एक था, यानी फुर्सत के पल लोग यहाँ पर गुजार सकते थे, इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते थे। श्रमिक वर्गों के लिए पब और राजनीतिक कार्रवाई के लिए, यानी कि जो राजनीतिक बहस वगैरह होती थी, चर्चा और बैठकें ये सब की जाती थी, ये भी उनके लिए एक तरीके से एंटरटेनमेंट होता था। पुस्तकालय, कला दीर्घाएं और संग्रहालय नए प्रकार के मनोरंजन थे। लोग म्यूजियम चले जाएं, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी चले जाएं, जो राजकीय धन के उपयोग के माध्यम से लाए गए थे, इनके सरकारी पैसे से बनाया गया था। संगीत हॉल और सिनेमा थिएटर भी निम्न वर्ग के साथ बेहद लोकप्रिय हो गए। जो निम्न वर्ग यानी कि जो पिछड़े हुए थोड़े लोग थे, वो म्यूजिक हॉल में और पिक्चर हॉल वगैरह में जाते थे। कारखानों के प्रदूषणकारी वातावरण में काम करने के प्रतिबंधों से उबरने के लिए औद्योगिक श्रमिकों को समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जो फैक्ट्रियों में काम करते थे श्रमिक, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वो समुद्र के किनारे जाके छुट्टी मनाएं, मनोरंजन करें, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें। तो ये सब था वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए। अब इंग्लिश में, There were many forms of entertainment came up in 19th century in England.
क्या क्या थी वो फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट? फॉर द अपर क्लासेस एन एनुअल लंडन सीजन कंप्राइज्ड ऑफ ओपेरा, द थिएटर एंड क्लासिकल म्यूजिक इवेंट वाज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लेजर। तो ये सब था वहाँ पे। एक लंदन सीजन नाम का एक एनुअल प्रोग्राम होता था जिसमें ओपेरा, थिएटर, क्लासिकल म्यूजिक सब कुछ होता था। फॉर द वर्किंग क्लास पब्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग फॉर पॉलिटिकल एक्शन सर्व द सेम पर्पस। वर्किंग क्लास के लिए पब होती थी, जो पॉलिटिक्स में जिनको इंटरेस्ट था उनके लिए डिस्कशंस और मीटिंग्स होती थी। लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स वर न्यू टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट ब्रॉट अबाउट थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट मनी। स्टेट मनी, गवर्नमेंट की मनी से ये सब बनाया गया था, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी और म्यूजियम। तो यहाँ पे भी जाके एंटरटेनमेंट ही होता है, घूम सकते हैं। म्यूजिक हॉल्स एंड सिनेमा थिएटर्स टू बिकम इमेंसली पॉपुलर विद द लोअर क्लास। जो लोअर क्लास के लोग थे उनको जो म्यूजिक हॉल और थिएटर वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट आता था, बहुत पॉपुलर हुए उनके बीच में। इंडस्ट्रियल वर्कर्स वर एनकरेज्ड टू अंडरटेक seaside vacations to rejuvenate from the bands of working in the polluting environment of factories। फैक्ट्रीज का जो एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है उससे बाहर आके कि आप सी साइड जाके थोड़ा रिलैक्स करें, अपने आप को इंजॉय करें। तो ये सब उनके लिए था वहाँ पे। उनको इस बात के लिए इनक्रेज किया गया कि आप सी साइड पे जाके वेकेशंस अपनी मनाओ। उसके बाद है ग्रुप सी, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है। तो पहले ये पहला वाला करेंगे 11th। बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की ज़िंदगी पर आधारित क्यों होती थी? Why a number of Bombay films were about lives of the migrants। माइग्रेंट वही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जो यानी कि जो मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था, हिंदी में बम्बई बोलते थे, इंग्लिश में बॉम्बे। तो बॉम्बे की जो ज़्यादातर मूवीज़ बनती थी, फिल्में बनती थी, वो बाहर से आके रहने वाले लोगों की लाइफ पे बेस्ड थी। क्यों थी वो बताना है। तो लंदन की तरह बम्बई भी उन लोगों के लिए आकर्षक जगह थी जो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सूरत के स्थान पर बम्बई को अपने प्रमुख पश्चिमी बंदरगाह के रूप में करने के बाद नौकरी की खोज में थे। पहले जब जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन था उन्होंने सूरत को अपना पश्चिमी बंदरगाह बनाया हुआ था, प्रमुख बंदरगाह। लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉम्बे को कर दिया, सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मेन उन्होंने पोर्ट बना लिया, मुख्य पश्चिमी बंदरगाह बना लिया। तो अब लोग ज़्यादातर वहाँ पे जाने लगे, भाई जहाँ पे काम ज़्यादा होगा, ये सरकार का जो सेंटर जिस जगह पे होगा तो लोग उधर ज़्यादा जाएंगे। तो लोग वहाँ पे जाके नौकरी की तलाश में थे। प्रवासी बम्बई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और फिल्म उद्योग का एक बड़ा हिस्सा बन गए थे। जो प्रवासी लोग थे, बाहर से आने वाले लोग थे, वो मुंबई का और जो फिल्म उद्योग का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बन गए थे, यानी कि वो वहाँ पे काम करने लगे थे। चूँकि उद्योग का बड़ा हिस्सा प्रवासी थे, मुंबई में ज़्यादातर काम करने वाले बाहर के लोग थे जो लाहौर, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों से आए थे और उद्योग के राष्ट्रीय चरित्र में योगदान दिया था, यानी कि वहाँ पे वो काम करते थे, है ना। इसलिए वे फिल्मों के माध्यम से इन लोगों के संघर्ष को दिखाना चाहते थे। फिल्मों में बम्बई का चित्रण प्रवासियों और दैनिक जीवन के वास्तविक दबाव के साथ उनके मुठभेड़ के बारे में किया गया था। यानी कि फिर वो वहाँ पे जो मूवी बनती थी तो जैसा शहर में जो कुछ होगा उसी तरीके की मूवीज़ बनेंगी। तो इन्हीं चीज़ों पर मूवी बनती थी। इसने सपने और वास्तविकता, झुग्गी और स्टार बंगलों के मिश्रण के रूप में शहर की छवि को बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। वहाँ पे बड़े बड़े बंगले भी थे, झुग्गी झोंपड़ियाँ भी थी। तो ये सब मूवीज़ में दिखाया जाता था। जब मुंबई में ज़्यादातर लोग थे ही प्रवासी, बाहर से आने वाले लोग थे, तो इसलिए वहाँ पे बनने वाली जो फिल्में होती थी वो उन्हीं की ज़िंदगी पे आधारित होती थी, उन्हीं की लाइफ पे बेस्ड होती थी। इंग्लिश में है अब, जस्ट लाइक लंडन, बॉम्बे वॉज ऑल्सो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर दोज पीपल who were in search of job after the Surat was replaced with Bombay by British administration as its principal western port। जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना प्रिंसिपल जो वेस्टर्न पोर्ट है उसको सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया, तो जो लोग थे वहाँ पे, उन आसपास के जो लोग थे उस एरिया के, उनके लिए बॉम्बे एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया कि अब बॉम्बे में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, जॉब ज़्यादा होंगी, तो लोग उधर जाने लगे। माइग्रेंट्स वर बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉम्बे एंड ह्यूज पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। जो बाहर से आने वाले लोग थे, माइग्रेंट थे, वो बॉम्बे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए और फिल्म इंडस्ट्री का भी। वो फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में है शुरू से ही, तो वो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए। एज लार्ज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री वर माइग्रेंट्स हु केम फ्रॉम सिटीज़ लाइक लाहौर, कैलकाटा, मद्रास एंड कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल कैरेक्टर
तो क्या हुआ कि जो बॉम्बे में यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर लोग वो थे जो माइग्रेंट्स से, जो लाहौर से, उससे, मद्रास से और कलकत्ता से आए थे। तो जब वही लोग फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा थे तो सो दे वांटेड टू शो स्ट्रगल ऑफ दीज पीपल थ्रू फिल्म। तो वो अपने ही जैसे लोगों का स्ट्रगल फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते थे। इन द फिल्म डेपिक्शन ऑफ बॉम्बे वर मेड ऑफ माइग्रेंट्स एंड देयर एनकाउंटर विद द रियल प्रेशर ऑफ डेली लाइफ। यानी कि वो डेली लाइफ में किस तरह का जो प्रेशर है फेस करते हैं, क्या उनके लाइफ है, वो सब उनमें शो किया जाता था। It contributed in a big way to produce image of the city as a blend of dream and reality of slums and star bungalows। तो यानी कि जो इस फिल्म इंडस्ट्री ने इस सिटी की ऐसी इमेज दिखाई जाती थी कि एक मिक्सचर था ड्रीम और रियलिटी का, और स्लम्स का और स्टार बंगलोज, यानी बड़े बड़े वहाँ पे बिल्डिंग्स भी थी और फिर स्लम्स यानी कि झुग्गी झोंपड़ियाँ भी थी, सपने भी थे, हकीकत भी थी, उन सब का मिक्सचर दिखाया जाता था। उसके बाद है ग्रुप सी का जो सेकेंड क्वेश्चन है यानी कि 12th क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? What was the impact of Great Depression of 1929 on the Indian economy? ये बताना है। 1929 में महामंदी आई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो उसके रीज़न उसके इफ़ेक्ट बताने हैं भारत पे क्या हुए थे। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया, यानी कि एकदम असर हुआ भारत के ट्रेड पे, इसका पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पे। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। ना भारत से सामान बन के बाहर जा रहा, ना बाहर से जो चाहे बाहर से आने वाला, दोनों ही आधे हो गए बिल्कुल। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। कोई भी चीज़ है जिसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसे अभी हम तेल खरीदते हैं बाहर से, अगर तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो जाएंगी तो देश के अंदर भी कम हो जाती है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, मतलब आधी रह गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि खेती कौन करते हैं, कृषि में कौन लगा हुआ है, किसान लगे हुए हैं, किसान और काश्तकार, तो उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। उस टाइम पे भारत में ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई जब इतनी गेहूं की कीमत इतनी ज़्यादा गिर रही है, किसानों ने जो भी फसल उगाती है सबकी कीमत गिर रही है, तो जो वो टैक्स लेते थे जिसको लगान बोलते थे वो भी कम कर दे। उन्होंने कम नहीं किया उसको, वो उसी दर से उसको लेते रहे। तो इससे किसानों पर गलत, मतलब उनका जो आर्थिक असर पड़ेगा, गलत तरीके से असर पड़ेगा। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, यानी जिनका जो माल है वो बाहर जाता था। अब बाहर पहले ही नहीं जा रहा है, कीमत कम हो गई और जो वो है निर्यात है वो भी घट के आधा रह गया। इंग्लिश में देखो, द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स नियरली हाफ बिटवीन 1928 एंड 1934। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों घट के बिल्कुल आधे पे रह गए, हाफ हो गए। एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइस इन इंडिया ऑल्सो प्लंज्ड। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉस्ट थी वो कम हुई, तो इंडिया के अंदर भी कम हो गई। Between 1928 and 1934, wheat prices in India fell by 50%. 50% कम हो गया wheat का प्राइस। Peasants and farmers suffered more than urban dwellers. Though agriculture prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands. जब एग्रीकल्चर जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे सबकी जो प्राइस था बहुत शार्पली डाउन हुआ, बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो टैक्स लेती थी, रेवेन्यू लेती थी, उन्होंने उसको कम नहीं किया, उसी रेट से वो उसको लेते रहे। तो जिससे जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उनका बहुत बुरा असर हुआ। पेजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। और जो फार्मर्स वर्ल्ड मार्केट के लिए, बाहर की कंट्रीज़ के लिए माल पैदा करते थे अपने खेतों में, अपनी ज़मीनों में, उन पे इसका सबसे ज़्यादा गलत असर पड़ा, सबसे ज़्यादा मार पड़ी, क्योंकि बाहर डिमांड ही ख़त्म हो गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा पेपर। जब इस तरह से ग्रुप बन के इसमें क्वेश्चन आए हुए थे, 11th और 12th क्वेश्चन को कराने में 6 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, पेपर भी बहुत पास आने वाले हैं, तो बहुत मन लगा के पढ़ना और चीज़ों को रटने की ऐसे कोई कोशिश मत करना, बस पढ़ के समझना और फिर अपने वर्ड्स में लिखना। वर्ड टू वर्ड जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई है, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।